अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, और ये पार्ट होगा पार्ट 16 इंशाल्लाह। और मैंने पार्ट 15 को जो है ना पॉइंट नंबर 135 पर स्टॉप किया था, और आज मैं पार्ट 16 को जो है 136 पर स्टार्ट करूँगी, पॉइंट नंबर 136 के ऊपर। और प्लीज़ अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैं, और इंशाल्लाह ताला आप नोट्स को अपने साथ रखेंगे तो सही से फॉलो कर पाएंगे। तो अब चलें शुरू करते हैं पार्ट नंबर 136, covert channels. A covert channel is a method that is used to pass information over a path that is not normally used for communication. इसका दूसरा पार्ट होता है, बहुत commonly यूज़ नहीं होता ये communication के लिए. Because the path is not normally used for communication, it may not be protected by system's normal security control. तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्टेड नहीं होता है क्योंकि ये नॉर्मल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर नहीं आता है. Therefore, a covert channel is an unknown, unexpected, unauthorized, unmonitored, and uncontrolled method of data transfer. ना मतलब ये जो है unknown method है, unauthorized भी है. तो इसके दो पार्ट हैं. There are two types. Covert timing channel conveys information by altering the performance of a system components. और इसका दूसरा पार्ट है covert storage channel conveys information by writing data to a common storage area where another process can read it. फिर आता है पॉइंट नंबर 137 ना, attacks based on design or coding flaws. Certain attacks may result from poor design technique, questionable implementation practices and procedure, or poor or inadequate testing. Poor coding practices and lack of security consideration are common source or causes of vulnerability in the system. ना ये pretty much self explanatory है कि अगर तो जो है ना पुअर डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेशन भी उसका सही नहीं है, एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसा होना चाहिए ना, तो फिर जो है लाजमी है वनरेबिलिटीज़ आएंगी, कमज़ोरियाँ आएंगी, और फिर हैक होते हैं ना. ऑल प्रोग्राम that are executed directly or indirectly must be fully tested to comply with your security models. ना फिर वही बात कर रहे हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ध्यान से और बहुत रिलायबल तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 138, रूट किट्स is a malware that embeds itself deep within an operating system. The term is a derivative of the concept of rooting and a utility kit of hacking tools. Several rootkit detection tools are available, some of which are able to remove known rootkits. ना ये एक malware है और है ना ये डीप इनसाइड चली जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ना डिफरेंट हैकिंग टूल्स के साथ ना. तो ये जो है इसको भी डिटेक्शन करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल हैं. A means to potentially detect the presence of a rootkit is to notice when system files such as device drivers and dynamic link libraries DLLs have a file size or a hash value change. ना इसको ऐसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि इसको देखा जा सकता है कि क्या फ़ाइल का साइज़ तो बड़ा छोटा तो नहीं हो गया, या इसकी हैश वैल्यू तो चेंज नहीं हो गई है. ये वन ऑफ द इसका डिटेक्शन है ना. अच्छा, फिर आता है पॉइंट नंबर 139, इंक्रीमेंटल अटैक्स. इंक्रीमेंटल अटैक्स क्या है? सम फॉर्म ऑफ अटैक्स occur in slow gradual increment rather than through obvious. हम अपनी ज़बान में अक्सर नहीं कहते जी उसको स्लो पॉइजन दिया गया, आहिस्ते आहिस्ते करके मारा गया है. तो इसके टू टाइप्स है. डेटा डिडलिंग,
occurs when an attacker gains access to a system and makes small, random or incremental changes to data during storage. क्या करता है अटैकर के छोटी छोटी चेंजेस करता जाता है, वो एक साथ उसमें चेंज नहीं लाता, ये एक साथ उसको वाइप नहीं करता है. प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट और ट्रांजैक्शन रेदर देन ऑब्वियसली ऑल्टरिंग फाइल कंटेंट और डैमेजिंग और डिलीटिंग द इंटायर फाइल ना, एक साथ नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करके. मैंने शुरू में कहा ना, जैसे वो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है जिसको स्लो पॉइजन दिया गया है. The Salami attack is mythical according to all published reports. The name of the attack refers to the systematic whittling. whittling मतलब होता है पीसेस में, जैसे हम कार्व करते हैं ना किसी चीज़ को, तो छोटे छोटे पीसेस में उसको करते हैं ना. at assets in account or other records with financial value. ज़्यादातर ये accounts में और financial value में ये attack होता है. where very small amounts are detected from balances regularly and routinely. ना क्या होता है, छोटा छोटा वो निकालते रहते हैं, पैसे निकालते रहते हैं जो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती है, और चेक करने वाले का बाज़ दफ़ा वो ओवरलुक कर जाता है, चेक भी नहीं कर सकता, छोटे छोटे कर्व के अंदर है ना निकाला जाता है पैसा ना. पॉइंट नंबर 140, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ ना. पब्लिक एज द, ये हम पढ़ भी चुके हैं और इसमें दोबारा आया है. एज द नेम्स इम्प्लाई, पब्लिक की crypto system, users make their public keys freely available to anyone with whom they want to communicate ना. पब्लिक की अगर है तो वो सबके लिए अवेलेबल होती है, जबकि प्राइवेट की ऑन द अदर हैंड इज़ रिजर्व फॉर द सोल यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल हु ओन्स द कीज़. प्राइवेट कीज सिर्फ उनको अवेलेबल होती हैं जो उसको ओन करते हैं. यूज़र शुड नॉट नॉर्मली शेयर देयर प्राइवेट कीज विद द अदर क्रिप्टो सिस्टम यूजर्स आउटसाइड ऑफ की एस्क्रो एंड रिकवरी अरेंजमेंट ना. प्राइवेट की को आम नहीं शेयर किया जा सकता है, तभी उसका नाम है प्राइवेट की ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 141, RCA. ये जो है द मोस्ट फेमस पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम इज़ नेम आफ्टर इट्स क्रिएशन ना. ये 3 लोगों ने बनाई थी. इन 1977 रॉनल्ड रिवर्स्ट, एडी शमीर एंड लियोनार्ड एडलमैन proposed the RCA public key algorithm, which remains a worldwide standard today. अच्छा, अब आता है 142, point number 142, Al-Ghamal. In 1985, Dr. Tahir Al-Ghamal published an article describing how the mathematical principles behind the Diffie-Hellman key exchange algorithms should be extended to support an entire public key crypto system used for encrypting and decrypting messages ना. फिर 1985 में डॉक्टर ताहिर अल-गमाल ने जो है ना पब्लिश किया था, और उन्होंने उस मैथमेटिकल प्रिंसिपल में डिस्क्राइब किया था कि behind the Diffie-Hellman key exchange algorithm should be extended to support an entire public key ना. इन्होंने और इसका पब्लिक की का एडवांस मेथड लाया था. Crypto system used for encrypting and decrypting messages. At the time of its release, one of the major advantages of Al-Ghamal over the RSA algorithm was that it was released into a public domain ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 143, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ECC. ECC को मैंने और थोड़ा सा समझना है, लेकिन मैंने कहा कि अभी मुझे ये रिकॉर्ड करना है और इसमें पॉइंट नंबर 143 आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़रूर बता दूंगी, लेकिन मैं इसको मज़ीद समझ कर
इससे अगले या फिर उससे अगले डोमेन में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी. ये कहता है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस बिलीव दैट इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टू फाइंड एक्स even if p and q are already known. This difficult problem, known as elliptic curve discrete logarithm problem, forms the basic of elliptic curve cryptography. जो elliptic curve cryptography है, ये एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स है. मतलब और इसका ये है कि द 3072 बिट RSA जो कि पब्लिक की है इज़ cryptographically equivalent to a 256 bit elliptic curve crypto system key. ठीक है ना. इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी जब मैं इसे और अच्छी तरह से समझ जाऊँगी. फिर इसका है पॉइंट 144, डेफी हेलमैन की एक्सचेंज. The beauty of this algorithm lies in the ability of two users to generate a shared secret that they both know without ever actually transmitting that secret. Now, इस एल्गोरिदम की जो खूबी ये है कि है ना, दो लोग कोई सीक्रेट को अगर शेयर कर रहे हैं तो उन्हें है ना उसे ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है. हैंस दे मे यूज़ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टू जनरेट अ शेयर सीक्रेट की दैट दे then used to communicate with a symmetric encryption algorithm. ये symmetric encryption algorithm के थ्रू ये शेयर करते हैं. फिर आता है पॉइंट नंबर 145, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर. ये एक एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जो अब आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, और हो सकता है कि बस थोड़े ही अरसे में जो है ना ये मतलब कंप्यूटर का वर्ल्ड टेक ओवर कर लेना. इज़ एन एरिया ऑफ एडवांस थियोरेटिकल रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड फिज़िक्स. वो भी यही कह रहा है ना. However, quantum computers may also be used to create newer, more complex graphic algorithm. यानी बहुत एडवांस लेवल पे है और बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स बना सकता है. These quantum cryptographic system may be more resistant to quantum attacks and could usher, यानी अशर का मतलब ये है कि वो जो लोगों को अपनी सीट्स बताता है, यानी गाइड करता है, उन्हें बताता है कि आपकी ये सीट है और आपको यहाँ बैठना है. इन अ न्यू एरा क्रिप्टोग्राफी, ये एक न्यू एरा है क्रिप्टोग्राफी की, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है. व्हाट इज़ अ पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ना? The development of new kind of cryptographic approaches that can be implemented using today's conventional computer, but will be impervious and resistant to attack from tomorrow's quantum computers ना. ये पोस्ट क्वांटम ये हुआ ना कि क्वांटम से पहले, ठीक है ना. ये एक अप्रोच है जो है ना मतलब इम्प्लीमेंट यूजिंग टुडेज कन्वेंशनल कंप्यूटर्स. आज के जो कन्वेंशनल कंप्यूटर को यूज़ करके पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बनाई गई है जो आगे जाकर ना अटैक्स को, टुमारो के अटैक्स को जो आगे जाकर आएंगे क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर, उनको बचा सके ना. हाउ वेल डू करंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होल्ड अप द पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग? सिमेट्रिक शेयर्ड की है एंड एसिमेट्रिक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है. तो सिमेट्रिक बल्क इंक्रिप्शन जो कि फास्ट होता है, ईजी होता है, फास्ट होता है, क्योंकि वो पब्लिक की है, होल्ड्स अप फेयरली वेल टू क्वांटम कंप्यूटिंग ना.
और फिर asymmetric key exchange digital signature, quantum poses more immediate threats here ना। क्या होता है कि है ना, हमें मालूम है, हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी पढ़ चुके हैं और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के भी बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो देखें, कोई चीज़ ईजाद होती है फिर उसी का बेसिक जो है ना एडवांस बनता है ना। तो सिमेट्रिक की बनी, फिर एसिमेट्रिक इंसान को समझ में आया, तो क्या है कि है ना, जो है फिर उसको एडवांस होते होते अब हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में ना। तो ये चलता हमेशा बेसिक के साथ ही है ना, बेसिक ही आगे बढ़ता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 146, हैश फंक्शन ना। हैश फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं और इसका ये है कुछ कि इट हैज़ अ वेरी सिंपल पर्पस, they take a potentially long message and generate a unique output value derived from the content of the message. hash function क्या होता है, बड़े बड़े messages भेजता है ना। they can then compare the computed message digest to the transmitted one to ensure that the message sent by the originator is the same received by the receptionist ना, यानी सेम टू सेम जाना चाहिए। और हैश फंक्शन जो है ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो मैसेज जिसने भेजा है ओरिजिनल वो ही और जिसको भेजा है एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट उसको मिले ना। अ मैसेज डाइजेस्ट इज़ 128 बिट्स और लार्जर। 5 बेसिक हैश फंक्शंस हैं। पहला है द इनपुट कैन बी एनी लेंथ, हो सकता है द आउटपुट हैज़ अ फिक्स लेंथ, क्योंकि इनपुट तो कोई भी लेंथ जा सकती है, लेकिन जो आउटपुट है ना वो जो जितनी जाती बस वो ही मिलनी चाहिए ना। द हैश फंक्शन इज़ relatively easy to compute for any input. The hash function is one way, ये one way ही होता है। The hash function is a collision resistant, ये टकराता नहीं है, ये ब्रेक नहीं होता है, as it's hard to find two messages that produce the same hash value, क्योंकि दो मैसेजेस की कभी भी सेम हैश वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए जो भी जाएगा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जाएगा, लेकिन वन वे जाएगा ना, और ये टूटता नहीं है कहीं भी। मैं इधर है ना पॉइंट नंबर 146 के ऊपर जो है इस पार्ट को फिनिश करूँगी, पार्ट 16 को, और फिर इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 17 को शुरू करूँगी पॉइंट नंबर 147 से ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।